हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और हम पीछे क्या कवर कर लिए हैं वो बताने से पहले एक बात बताता हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं और क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं यानी आर्ट बैकग्राउंड लिए हैं, आर्ट स्ट्रीम लिए हैं, तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम यहाँ कंप्लीट कराते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर सभी को, वो भी आपके बोर्ड के अनुसार, चाहे आप बिहार बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो। बिहार बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ाते वक्त ऐड कर दिया है अपने कंटेंट में। तो आप बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि हम सुरक्षित हाथों में है या नहीं। अगर आप मेरा क्वालिफिकेशन जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या ही पढ़ाएगा, ये क्या ही हमको बता देंगे, लेकिन आप और भी कुछ बातें जानेंगे तो आपको लगेगा हाँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हूँ। तो चलिए बिना वीडियो को लॉन्ग किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का दूसरा चैप्टर, सोशियोलॉजी में जो फर्स्ट बुक है उसी का दूसरा चैप्टर, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उपयोग। मैंने शुरू में ही बताया था, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उस पहले लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी इस चैप्टर को क्यों शामिल करता है। समाजशास्त्र एवं समाज हमारा पहला चैप्टर था, उसके बाद इस चैप्टर को क्यों शामिल करता है। देखिए, समाजशास्त्र में कुछ शब्द यूज होते हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप वो उस शब्द को नहीं जानेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको जानना आवश्यक है सोशियोलॉजी को पढ़ने के क्रम में। तो अब हम आते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है। तो हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर का इंट्रो क्या था। इंट्रोडक्शन को हमने देखा कि इस परिचय में इस पूरे चैप्टर के समरी के रूप में एनसीईआरटी क्या बताता है। फिर उसके बाद हमने देखा था सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है। और फिर उसके बाद देखा था हमने समाज, समाज की परिभाषा हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर लिया था। तो हमने यहाँ पर समाज के बारे में थोड़ा सा जाना था, ज़्यादा डीप में नहीं गया था। और देखा जाए तो सामाजिक समूह और समाज दोनों की परिभाषाएं लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर था हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। फिर हमने देखा था सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन सी हैं, कौन सी विशेषताएं हैं सामाजिक समूह की, तो ये सब हमने देखा। फिर अब हमारा चल रहा था सामाजिक समूह के प्रकार। तो सामाजिक समूह के प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, समवयस्क समूह, संदर्भ समूह, और एक होता है अर्ध समूह। तो एक होता है औपचारिक समूह, ये दोनों भी होते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। तो लगातार हम इस लेक्चर के क्रम में अपने चैप्टर के इंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे अभी, और हमने कुछ कर लिया है टॉपिक, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक समूह। इसके पहले हमने प्राथमिक समूह जो पहला प्रकार है, प्राथमिक सामाजिक समूह के बारे में हमने देखा। फिर प्राथमिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें हमने देखा कि उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, संबंध अनौपचारिक होते हैं या बहुत निकटतापूर्ण संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। फिर हमने मैकाइवर और पेज के अनुसार देखा था प्राथमिक समूह क्या है। तो इन सब टॉपिक को हमने देखा। अब हम देखेंगे द्वितीयक समूह, आज का हमारा दूसरा प्रकार द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह क्या है, इसके विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और फिर यहाँ मैकाइवर और पेज के अनुसार द्वितीयक समूह क्या है। मतलब मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री हुए हैं जो हर मुद्दे पर अपना विचार रखे हैं, तो उनके अनुसार द्वितीयक समूह क्या है, इसमें ये भी हमने ऐड कर लिया है। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं द्वितीयक समूह क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि द्वितीयक समूह के बारे में परिभाषा क्या कहता है। यहाँ लिखा है द्वितीयक समूह वह सामाजिक समूह है जिनमें संबंध औपचारिक, उद्देश्यपरक और कम घनिष्ठ होते हैं। यहाँ लिखा है द्वितीयक समूह वह सामाजिक समूह है जिसमें संबंध औपचारिक, उद्देश्यपरक और कम घनिष्ठ होते हैं। यहाँ लोग मुख्यतः किसी खास काम या लक्ष्य के लिए जुड़े होते हैं, न कि भावनात्मक नजदीकी के कारण। तो ये परिभाषा क्या कह रहा है? परिभाषा ये कह रहा है कि संबंध औपचारिक होते हैं,
मतलब जो भी संबंध है वो औपचारिक होगा। औपचारिक मतलब थोड़ा सा नियम होगा, नियम कानून थोड़ा सा कठोर होगा, नियम कानून कठोर हो सकते हैं, संबंध औपचारिक है। और जो होगा उद्देश्य परक है, मतलब किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह समूह बना होगा। द्वितीयक समूह किसी खास उद्देश्य या खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह समूह बना होगा। उसके बाद यह कम घनिष्ठ होता है। द्वितीयक समूह में जो भी संबंध होते हैं वो कम घनिष्ठ होते हैं, मतलब ज्यादा लगाव नहीं होता, व्यक्तिगत लगाव नहीं होता, बहुत अधिक गहराई वाला लगाव नहीं होता है। यहाँ लोग मुख्यतः किसी खास काम या लक्ष्य के लिए जुड़े होते हैं, न कि भावनात्मक नजदीकी के कारण। मतलब यहाँ भावनात्मक नजदीकी भी नहीं होता। और हमने प्राथमिक समूह में देखा था कि भावनात्मक नजदीकी बहुत होता है, बहुत गहरा लगाव होता है। जैसे परिवार, मैंने प्राथमिक समूह में आपको उदाहरण दिया था परिवार का। आप देखेंगे तो परिवार के साथ आपका बहुत भावनात्मक लगाव होता है। या दोस्ती हो गई, दोस्ती भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, दोस्ती हो गया, तो यहाँ पर भी आपका भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन अब बात करें आपका कंपनी का कर्मचारी। आप बताइए, क्या कोई कंपनी का कर्मचारी अपने कंपनी के मालिक से कोई बहुत भावनात्मक लगाव रखेगा? नहीं। उसको वहां जाना है, सिर्फ अपना काम करना है, उसके बदले उसको वेतन मिलेगा, वो आकर अपना घर चलाएगा। तो एक व्यक्ति का, जो कंपनी का कर्मचारी है, उसका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है कंपनी से। तो द्वितीयक समूह यही कह रहा है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है। मैकाइवर और पेज के अनुसार द्वितीयक समूह क्या है? मैकाइवर और पेज कहते हैं द्वितीयक समूह उद्देश्यपरक, औपचारिक और अवैयक्तिक संबंधों पर आधारित होते हैं। तो मैकाइवर और पेज द्वितीयक समूह के बारे में ये कहते हैं कि द्वितीयक समूह उद्देश्यपरक होते हैं, मतलब किसी खास लक्ष्य को या किसी खास काम को करने के लिए द्वितीयक समूह बनाए जाते हैं या द्वितीयक समूह बनते हैं। और यह औपचारिक होता है और यह अवैयक्तिक संबंधों पर आधारित होता है। मतलब अवैयक्तिक संबंध, मतलब अवैयक्तिक संबंध मतलब जहां व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, सिर्फ वहां पर जो भी कार्य है उसमें शामिल होकर काम को पूरा करते ही निकल जाना उस समूह से। जैसे कोई कंपनी का कर्मचारी जाता है, कंपनी में अपना कार्य करता है और फिर जैसे ही समय हो जाता है तुरंत वो कंपनी से आ जाता है और फिर महीने में वो अपना वेतन लेता है। तो वहां पर कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई व्यक्तिगत संबंध होता है। तो वहां पर लोग सिर्फ जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, किसी खास लक्ष्य के लिए। तो ये हो गया मैकाइवर और पेज के अनुसार द्वितीयक समूह। मुझे उम्मीद है आपको ये द्वितीयक समूह काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अच्छा हाँ, द्वितीयक समूह का एक उदाहरण ये है कि कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक दल है, ये कौन से समूह में आएगा? क्या ये प्राथमिक समूह में आएगा? बिल्कुल नहीं। कोई राजनीतिक दल है वो द्वितीयक सामाजिक समूह होगा। कैसे? क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल है उसके कुछ लक्ष्य होंगे, कुछ भी लक्ष्य हो, तो वो एक लक्ष्य के लिए कोई भी दल है, तो वहां पर जो भी सदस्य हैं, उस दल से संबंधित जो भी सदस्य हैं, वो किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो समूह बनता है। उसके बाद काम पूरा होते ही फिर अपने घर चले जाते हैं। वहां पर कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। आप बताइए, क्या जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी से सदस्यों का कोई भावनात्मक लगाव होता है? अगर भावनात्मक लगाव होता तो हमारे जो सदस्य होते हैं, एमपी और एमएलए जो होते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी क्यों चुनते, वो दल बदल क्यों करते? तो इसका मतलब वहां भावनात्मक लगाव नहीं है। और जब भावनात्मक लगाव नहीं है तो क्या होगा? वहां द्वितीयक समूह हो जाएगा। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कब से कि द्वितीयक समूह में भावनात्मक नजदीकी कम होता है, बहुत कम होता है, या होता ही नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक समूह। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर चुके हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो अब हम आते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताएं। द्वितीयक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको पढ़कर हम तुरंत समझ पाएंगे कि कौन सा प्राथमिक समूह है, कौन सा द्वितीयक समूह है। तो इसमें पहला है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो जो भी सदस्य होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है।
और हमने प्राथमिक समूह में देखा था कि सदस्यों की संख्या कम होती है। अब आप ही बताइए, कोई परिवार है, अब परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, तो वहां पर हमने पढ़ा कि सदस्यों की संख्या कम होती है। तो एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 20-30 हो सकते हैं, अगर संयुक्त परिवार है तो अगर देखें तो 20-30 हो सकते हैं। लेकिन बात करें कोई कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी का कर्मचारी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। तो वहां कंपनी में कितने कर्मचारी होंगे, कितने लोग काम करते होंगे? तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर हो गया कि सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक पहचान क्या हो गया कि सदस्यों की संख्या अधिक होती है। दूसरा विशेषता क्या है? संबंध नियम, अनुशासन और काम के आधार पर होते हैं। जो मैंने आपको परिभाषा में बताया कि संबंध किसी का खास काम के लिए बना होता है और नियम अनुशासन होता है वहां। जैसे कोई कंपनी का कर्मचारी है तो उसके लिए अनुशासन यही है कि 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाना है। अगर 9 बजे से लेट पहुंचता है तो उसे डांट पड़ती है, या हो सकता है उसे कंपनी से निकालने की भी सलाह मिल जाए, ये भी उसे झेलना पड़ सकता है। तो जो भी संबंध होते हैं नियम पर आधारित होते हैं, अनुशासन और काम के आधार पर होते हैं। तीसरा विशेषता क्या है? कम भावनात्मक जुड़ाव। जो भी तृतीयक समूह होता है वहां पर कम भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। जैसे कंपनी का कर्मचारी है, उसे वहां कंपनी से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, क्योंकि उसका अपना कंपनी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, इसलिए कि वो वहां पर भाई अपने वेतन के लिए जा रहा है, उसे मंथली पैसा मिलता है, उसके लिए कार्य करता है अपना। अब वहां पर उसका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। जब भावनात्मक लगाव नहीं है तो किस में आ जाएगा? द्वितीयक समूह में आ जाएगा। तो हमने देखा द्वितीयक सामाजिक समूह की तीसरी विशेषता। चौथा विशेषता है उद्देश्य परक। यानी जो भी द्वितीयक समूह होता है, द्वितीयक सामाजिक समूह उद्देश्य परक होता है। मतलब किसी खास लक्ष्य के लिए यह समूह बना होता है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में ये जो सारे सदस्य, सभी सदस्य मिलकर जो समूह बनाते हैं वो किसी खास लक्ष्य के लिए ही मिले हैं ना। वो किसी खास लक्ष्य के लिए वहां कंपनी में जाकर इकट्ठे हुए हैं। वो समूह जो बना है, जो द्वितीयक सामाजिक समूह वो बना है, तो वहां पर किसी खास लक्ष्य के लिए ही बना है। हो सकता है कंपनी का कर्मचारी न जाए तो वहां पर उत्पादन ना हो वस्तु और सेवाओं का। जो वस्तु नहीं उत्पादित होगा तो वो बाजार में नहीं जाएगा। तो वहां पर देखा जाए तो सिर्फ किसी खास काम के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। बात करें पांचवी विशेषता की, तो ये अस्थायी होती हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं अस्थायी होती हैं। मतलब लक्ष्य पूरा होते ही समूह खत्म भी हो सकता है। जैसे एक दिन का लक्ष्य है इतना उत्पादन करना, कोई कंपनी है उसका लक्ष्य है कि इतना वस्तु उत्पादन करना, अब वो जो भी मात्रा हो, अगर वो उतना उस दिन का उत्पादन हो गया तो हो सकता है वो समूह सभी लोग अपने घर चले आए। या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वहां काम चल रहा है और जो भी उसका उद्देश्य था पूरा हो गया तो वो फैक्ट्री बंद हो गया। और कई बार हम ऐसा देखते भी हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि अस्थाई, मतलब जो भी तृतीयक समूह होता है यह अस्थाई होता है। लक्ष्य पूरा होते ही समूह खत्म भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारा छठा विशेषता है अप्रत्यक्ष संबंध। यानी कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता जैसे परिवार में होता है। परिवार में तो आपका डायरेक्ट संबंध होता है, परिवार के साथ आप रहते हैं, परिवार के साथ आप बैठकर खाना खाते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट संबंध होता है, यानी प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष संबंध है। कैसे? क्योंकि संपर्क अक्सर फोन से होता है, जीमेल से होता है और औपचारिक मीटिंग के द्वारा होती है। तो वहां पर आमने सामने बहुत कम ही मतलब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक समूह की विशेषताएं। हमने देखा द्वितीयक समूह क्या है और द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, कुछ छूटा नहीं है वैसे पे। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब हम आते हैं अंतः समूह, फिर उसके बाद बाह्य समूह। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं अंतः समूह, फिर इसके बाद हम समझेंगे बाह्य समूह। अंतः समूह क्या है? अंतः समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति खुद को जुड़ा हुआ मानता है और जिसमें हम की भावना होती है। मतलब अंतः समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति खुद से खुद को जुड़ा हुआ माने, कि ऐसा लगे कि मैं भी इस समूह का हिस्सा हूँ, ऐसा लगे कि मैं भी इस समूह का हिस्सा हूँ, और जिसमें हम की भावना होती है। मतलब कहते नहीं, हम सब कक्षा के विद्यार्थी, तो यहाँ पर हम की भावना है। मतलब एक एक विद्यार्थी इस कक्षा से जुड़ा हुआ मानता है।
तो ये हो गया अंतः समूह। मतलब उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हमारा जाति, हम अपने जाति से जुड़े होते हैं, कहते हैं हमारा जाति, ये हमारे जाति का है, हमारा जाति। हमारा धर्म, और सबको लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म बुरा है, मतलब अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? वो पूर्वाग्रहों के कारण है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने धर्म के बारे में अच्छाइयाँ देखा और दूसरे धर्म के बारे में केवल बुराइयां देखा, तो इसलिए हमें दूसरे का धर्म बुरा ही लगता है, जबकि ये गलत है। एक जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो सबसे पहले अच्छे से अध्ययन करता है, फिर बताता है ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस धर्म में ये चीज सही है और ये चीज गलत है। और लगभग हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां होती ही हैं, कोई भी धर्म हो, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लोग, हम बता रहे थे आपको अंतः समूह, मतलब अंतः समूह में लोग हम की भावना से जुड़े होते हैं। जैसे हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा देश, हम अपने देश से कितना लगाव करके जुड़े होते हैं। जब हम कहीं यूरोप में घूमने चले जाएं, मान के चलिए अगर आप यूरोप में चले गए घूमने, आप यूरोप में जाएंगे घूमने, अगर वहां पर आपको कोई भारतीय मिल गया और आप भी भारत के हैं, तो आप मतलब ऐसा महसूस करेंगे, अपनापन, बहुत बहुत नजदीकी और बहुत अपनापन महसूस करेंगे। तो वहां पर हम अपनापन महसूस करें और पता चला उसका घर भी आपके पड़ोस में ही है और आपके पड़ोस में उससे झगड़ा हो रखा है, और जब भारत में रह रहे थे आप, उससे झगड़ा हो रखा था, और यूरोप में गए तो आप तुरंत वहां उससे बोल उठे, तुरंत आप वहां उससे बोल दिए और अपनापन लगा आपको। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अंतर समूह में, तो सिंपल यही है कि वह समूह जिसमें व्यक्ति खुद को जुड़ा हुआ मानता है और जिसमें हम की भावना होती है, जैसे हमारा जाति, हमारी टीम, ये भी हो सकता है। खेल में देखें तो हमारा टीम, और अगर बात करें जैसे क्रिकेट है, तो जो भी पाकिस्तान का टीम है उनसे हम थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं अलगाव महसूस करते हैं, और अपनी टीम से बहुत लगाव महसूस करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा टीम है। तो इससे सरल करके और मैं और ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अंतः समूह की विशेषताएं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं अंतः समूह की विशेषताएं। अंतः समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहला है हम की भावना, जो मैंने आपको परिभाषा में ही बताया कि सदस्य आपस में जुड़ा हुआ मानते हैं, खुद को जुड़ा हुआ समझते हैं। दूसरा है समान हित, तो सदस्यों की समान हित होती है। जैसे अगर कहें हमारा देश, तो जो भी हम कहते हैं जब हमारा देश, तो हम इस भारत देश में रह रहे हैं, तो फिर हम अपना एक अपनापन महसूस करते हैं, लगाव, अपनापन महसूस करते हैं जब कहते हैं हम हमारा देश। तो यहाँ पर समान हित होता है, और हमारे देश के जो हित हैं अन्य लोगों के, वही हित हमारा भी होता है। तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सबका हित है, इसमें हमारा भी है, चाहे कोई भी हो, कोई और भी सदस्य हो, अगर इस देश में निवास कर रहा है तो उसका भी है। तो समान हित होता है, इसमें दूसरी विशेषता हो गया। फिर तीसरी है समूह बनने की संभावना। मतलब देखिए, ये कोई वास्तविक समूह नहीं होता, बस देखा जाए तो ऊपरी तौर पर समूह लगता है, लेकिन ये वास्तविक समूह नहीं होता। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि भविष्य में यह समूह बन सकता है। कैसे? परिस्थिति के अनुसार। मतलब अगर परिस्थिति ऐसी बनी तो ये भविष्य में संगठित हो सकते हैं। जैसे अगर आप भारत देश में रहते हैं, कहते हैं हमारा देश है, तो हमारा से ही लग रहा है हम की भावना है। अगर कोई बाहरी देश भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय सारा देश एक हो जाता है, सारा देश मतलब सारे देश में एकता की भावना उठ जाती है, और उस समय लोग संगठित भी हो सकते हैं। ऐसा भी अगर परिस्थिति बनता है, तो परिस्थिति के अनुसार क्या हो, परिस्थिति के अनुसार यह वास्तविक समूह भी बन सकता है। अगर परिस्थिति बनी तो वास्तविक समूह बन सकता है या भविष्य में बन सकता है। ये हो गया हमारा तीसरी विशेषता। अब चौथा है कम या न के बराबर संबंध। देखिए, इसमें जो संबंध होते हैं बिल्कुल कम होते हैं या न के बराबर होते हैं, हल्का फुल्का होता है, अंतःक्रिया कम देखी जाती है। देखिए, आप अगर आप अपने पड़ोस में रहते हैं, हो सकता है पड़ोस से आप बातचीत करें, अंतःक्रिया हो, लेकिन कोई भारत देश है, हमारा देश है, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है हम केरल में जो रह रहा है व्यक्ति, वो उससे हम अंतःक्रिया न करते हो। तो इस समूह में बहुत कम या न के बराबर अंतःक्रिया होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा विशेषता। इसमें है पांचवा सहयोग और एकता। मतलब जो भी सदस्य होते हैं, अंतर समूह के जो भी सदस्य होते हैं,
उनमें सहयोग और एकता पाई जाती है। और जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरण बताया कि जैसे भारत देश है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है या कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण करता है तो हम सहयोग की भावना दिखाते हैं और एकता दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा विशेषता। और अंतः समूह की जो 5 विशेषताएं हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बाह्य समूह और बाह्य समूह की विशेषताएं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बाह्य समूह। सामाजिक समूह के प्रकारों में हमने प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह कंप्लीट कर लिया है। अब हम समझेंगे बाह्य समूह। बाह्य समूह क्या है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि बाह्य समूह यही है। तो बाह्य समूह वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है। यानी इसमें जो बाह्य समूह होता है उसमें व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है और वे की भावना होती है। तो इसमें दो बात आपको याद रखना, व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है समूह से और इसमें वे की भावना होती है। मतलब वे लोग, दूसरे देश के लोग। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण के तौर पर एक स्कूल के बच्चों के लिए दूसरा स्कूल। अब बात करें, अगर एक स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए दूसरा स्कूल, वहां पर वे की भावना हो गया, वो बोलेंगे वे लोग, दूसरे स्कूल के बच्चे। तो उनके लिए हो गया ये बाह्य समूह। तो एक स्कूल के बच्चों के लिए दूसरा स्कूल हो गया बाह्य समूह। एक देश के लिए दूसरा देश, एक देश के लिए दूसरा देश, वो भी हो गया बाह्य समूह। जैसे भारत देश के लिए बांग्लादेश, तो वो हो गया बाह्य समूह। भारत देश के लिए अमेरिका, बाह्य समूह। तो एक देश के लिए दूसरा देश क्या हो गया, बाह्य समूह। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिखा है, एक देश के लिए दूसरा देश। तो बाह्य समूह क्या हो गया, वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है और वे की भावना होती है। हम समझ लेते हैं इसकी विशेषताओं को हम समझ लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बाह्य समूह की विशेषताओं को। बाह्य समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है वे की भावना। मतलब जो भी सदस्य होता है व्यक्ति, वो बाह्य समूह में वे की भावना होता है। मतलब वे की भावना जहां भी दिखे आप समझ जाइए कि वो बाह्य समूह है। जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे देश के लोग, एक देश के लिए दूसरे देश के लोग। उसके बाद दूरी और अलगाव। मतलब बाह्य समूह में व्यक्ति जो होता है ना, बाह्य समूह में व्यक्ति मानसिक और सामाजिक दूरी बनाए रखता है, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से दूरी बनाए रखता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा या विरोध की भावना। मतलब बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा और विरोध की भावना होती है। जैसे एक देश है, एक देश चाहता है कि हम दूसरे देश से आगे चले जाएं, तो दूसरा देश उसके लिए बाह्य समूह हो गया। अब जब उसके लिए बाह्य समूह है तो वहां पर देखो प्रतिस्पर्धा की भावना है और विरोध की भावना है। या फिर दूसरा उदाहरण ले लें कि एक टीम के लिए दूसरे टीम के खिलाड़ी, वहां पर प्रतिस्पर्धा भी है और विरोध की भावना है। उसके बाद है पूर्वाग्रह और भेदभाव। तो क्या है कि बाह्य समूह के प्रति कई बार व्यक्ति गलत धारणाएं भी बना सकता है। बाह्य समूह के प्रति कई बार व्यक्ति गलत धारणाएं बना सकता है कि जैसे पाकिस्तान वाले गलत होते हैं, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं होते, या उनको लग रहा होगा कि भारत के लोग अच्छे नहीं होते। तो ये गलत धारणाएं भी बन सकती हैं। बाह्य समूह के प्रति गलत धारणाएं भी व्यक्ति बना सकता है और इसमें प्रतिस्पर्धा और विरोध की भावना होती है। एक लास्ट है, इसमें पहचान का आधार क्या होता है। इसमें पहचान का आधार होता है धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति। अक्सर देखा जाए मूल रूप से यही होता है, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति। तो इन्हीं आधार पर बाह्य समूह की पहचान होती है या यही पहचान का आधार होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लाएंगे समवयस्क समूह, संदर्भ समूह और फिर अर्ध समूह, फिर एक आएगा औपचारिक समूह। ये 4 एंड हो जाएगा। फिर हमारा आएगा परिस्थिति और भूमिका, फिर सामाजिक स्तरीकरण, फिर समाज और सामाजिक नियंत्रण। इसके बाद लगभग हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आप पढ़ते रहिए।